हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसी क्रम में इसी टॉपिक को आगे लेकर हम चल रहे हैं। जिसमें जो दो अधिनियम हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको मिस कर दिए थे। ठीक है, तो मिस इसलिए किया था कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि अब मैं आपको तो खाली एक मतलब जैसे कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी मैं आगे के स्टडी के लिए, आगे की जर्नी के लिए। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इवन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बाद कोई एग्ज़ाम देते हो अगर, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इनको देख लेते हैं, इनके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो 1813 का चार्टर अधिनियम था जो फर्स्ट अधिनियम पढ़ रहे हैं हम जो इसमें। तो वो है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो व्यापार के लिए जो आई थी भारत में, उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आप इस टॉपिक में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि ये जो 1813 का एक्ट है ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट से पहले का है। ठीक है, मतलब अगर आप सीक्वेंस में अपने नोट्स बनाओगे बाय द वे, तो इसी तरीके से बनाना। ठीक, कि मतलब 1784 के बाद जो आपका एक्ट आता है वो आता है 1813 का एक्ट। ठीक है, तो आप वहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। तो 1784 का जो एक्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी और ब्रिटिश भारत पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग, मतलब उसके जो क्षेत्र थे, उत्तरदायित्व थे, उनको सबको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक, ये चीज़ थी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो में है आपका कि 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार के अधिकार को मतलब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके व्यापार के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था और ईसाई मिशनरियों को भारत आकर पश्चिमी शिक्षा व सभ्यता का प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी मतलब कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनको भारत आने की अनुमति दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक, और उन्होंने क्या किया, फिर भारत में आके कि अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया और मिशनरी स्कूल मतलब जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु थी वो खोलना यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, तो इस टाइम जो मिशनरी थी, ईसाई मिशनरियाँ थी, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईसाई धर्म के जो क्वालिटीज़ थी उनको बताना भारतीयों को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पॉइंट था कि स्थानीय व्यक्तियों व निकायों पर कर भुगतान की व्यवस्था व कर नहीं चुकाने पर दंड की व्यवस्था भी की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, कि जो टैक्स था, जो लोगों पर टैक्स लगाया जाता था उस टाइम पे, जो कुछ भी स्थानीय निकाय हुआ करते थे, स्थानीय कुछ समिति, कुछ भारतीयों की अगर बनाई हुई थी आपस में, तो उन पे क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। अगर टैक्स नहीं देते थे तो टैक्स नहीं देने पर उनको दंड भी दिया जाता था, कोड़ों से मारा जाता था और इस तरीके से शारीरिक दंड, मानसिक दंड दोनों दिए जाते थे। अगर आपको याद हो तो आपने इसी परिप्रेक्ष्य में एक मूवी बनी थी लगान, तो लगान मूवी को आप देख सकते हैं। उसमें किस तरीके से जो अगर ब्रिटिश भारत में कोई भारतीय अगर टैक्स नहीं दे पाता था तो कभी उसकी भूमि हड़प ली जाती थी, उसके मतलब उसको अनाज का पूरा हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से दंड देने का प्रावधान भी था 1813 का जो चार्टर अधिनियम था। ठीक है, अब 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक, 1813 के बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 के बाद कौन सा एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट।
ठीक है। तो ये मैंने वैसे बता दिया था आपको 13 वाला 58 वाला भी बता दिया था, पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके कुछ पॉइंट्स रह गए थे इसमें। तो देख सकते हैं आप कि जैसे कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आरंभ भी किया गया इसी एक्ट के तहत। ठीक है। तो सिविल सेवा परीक्षा क्या होती है? सिविल सेवा परीक्षा आपकी है कि जैसा अगर मैं आपके संदर्भ में कहूँ तो जैसे आजकल डीएम और एसडीएम ये सब जो पद हैं वो सिविल सेवा से भरे जाते हैं। ठीक है। तो सिविल सेवा की एक परीक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। तो उसमें सभी सम्मिलित होते हैं। उस टाइम इस सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रारंभ में इसकी जो शुरुआत थी वो भारतीयों के लिए नहीं थी। ठीक है। फिर 1854 में सिविल सेवा हेतु मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया और इस समिति के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि भारतीयों को भी अब सिविल सेवा परीक्षा देने का क्या है इजाज़त है, मतलब वो भी दे सकते हैं सिविल सेवा की परीक्षा। बट उसमें क्या रखी गई, आयु सीमा रखी गई 18 से 23 वर्ष, जिसकी आयु हो वही इस परीक्षा में बैठ सकता था। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि शैक्षणिक जो स्तर था भारतीयों का बहुत लो था। ठीक है। इस शिक्षा का मतलब बहुत ज़्यादा अभाव था। तो 18 साल तक भी कैसे बच्चे स्कूल पढ़ सकते थे, कैसे जाते थे, वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो मतलब ये जो परीक्षा थी वो ऐसे भी इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो भारतीयों तक आ तो गई थी, लेकिन भारतीयों तक नहीं भी आई थी। ठीक है। तो क्योंकि इसमें कुछ बाउंडेशन थी उनके लिए एज का। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो था ये पिछला वीडियो था। ठीक है। पिछले के जो मिसिंग थे आपके वो थे। अब करते हैं हम नेक्स्ट कि भारतीय निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्रम में ही जो आपका, से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद कराने के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनको बता देती हूँ कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना भारत संविधान निर्माण की, वो हम 2 चरणों में पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है। तो जो पहला चरण हो सकता है वो पहला चरण आपका ये वाला है 1773 से 1858 तक का मान सकते हैं इसको। ठीक है। और इस टाइम क्या था, कंपनी का शासन था। अब दूसरा चरण है आपका 1858 से 1947 तक। ठीक है। तो 1858 से क्या हो गया कि कंपनी का जो शासन था वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया और जो ब्रिटिश संसद था, यानी जो ब्रिटिश रानी थी या ब्रिटिश गवर्नर थी, उनका पूर्ण शासन भारत पर स्थापित हो गया। ठीक है। तो इसलिए 2 चरणों में हम इसको पढ़ते हैं। तो 1858 के एक्ट से भारत में ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है। ताज का यानी ब्रिटिश संसद का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे, क्या विशेषताएं थी इस कानून की, तो देख लेते हैं। इस कानून का निर्माण 1857 की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। ठीक है। अब कानून कब बना था? 1858 में। आप जानते होंगे आप लोग कि 1857 में भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति का उल्लेख है। ठीक है। जिसको स्वतंत्रता के लिए क्रांति का नाम दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम था ये किस कारण से था? कंपनी के जो मतलब जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उनके विरुद्ध था ये एक तो। ठीक। तो इसी के फलस्वरूप इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मतलब भारतीयों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए एक तरीके से ये कानून लाया गया। ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला यह अधिनियम था। ठीक है। क्योंकि वो भारतीयों को संतुष्ट करना चाह रहे थे, उन्हें इस तरह की सिंपैथी दिलाना चाह रहे थे कि हम आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पहला शासन मतलब पहला अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के शासन को अच्छा बनाने की कोशिश की गई। ठीक। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हुआ, भारत के शासन पर ब्रिटिश संसद का पूर्ण अधिकार हो गया था। ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था पूर्ण तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और जो भारत का शासन है वो डायरेक्ट महारानी एलिजाबेथ के हाथ में चला जाता है। ठीक। नेक्स्ट आप है भारत का गवर्नर जनरल पदनाम बदलकर अब वायसरॉय कर दिया गया। ठीक है। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो हम पढ़ चुके थे पहले, वो अब वो
भारत का गवर्नर जनरल का जो पद नाम था ना वो चेंज हो गया, क्या बना, वॉइस रॉय। ठीक है, अब उस गवर्नर जनरल के नाम पर क्या पद नाम आ गया, वॉइस रॉय। ठीक, तो जो वॉइस रॉय थे भारत के पहले वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और पहले वॉइस रॉय भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो वॉइस रॉय ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ये देखो कि जो वॉइस रॉय का पद था, मतलब जो भी उस पद पर आसीन होता था वो ब्रिटिश गवर्नर का, ब्रिटिश संसद का क्या था, डायरेक्ट प्रतिनिधि था। ठीक, यानी आप प्रतिनिधि का मतलब आप क्या समझे कि जो ब्रिटिश सरकार कहेगी वो वही करेगा। ठीक, तो ये होता है प्रतिनिधि। ठीक, तो द्वैत शासन प्रणाली की यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया द्वैत शासन प्रणाली। आप बोलोगे द्वैत शासन प्रणाली आपने पहले तो बताया नहीं था। ठीक है, तो द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है, जैसे भारत में थी, इससे पहले हमने 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि कुछ हिस्से कंपनी के पास थे भारत के शासित, और थोड़ा थोड़ा जब ब्रिटिश संसद का कंट्रोल होने लगा तो कुछ हिस्से कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि जो उनके अधीन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और कुछ कार्य ऐसे थे जो ब्रिटिश संसद उनको कंट्रोल करती थी। इसको कहते हैं द्वैत शासन, यानी एक जगह पे दो दो शासन काम करना। तो यहाँ पर जो कानून लागू हुआ ये भारत सरकार अधिनियम 1858, इस कानून के तहत द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। अब इसमें केंद्रीय शासन को बढ़ावा दिया। केंद्रीय का मतलब क्या हुआ कि अब कंपनी तो हट गई, तो अब सीधा जो शासन था सारे भारत पर सारा किसका अधिकार हो गया, अब ब्रिटिश राज का अधिकार हो गया। ठीक है, और ब्रिटिश राज ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा, वॉइस रॉय को भेजा। क्लियर। तो आई होप आपको ये भी ये समझ आ गया होगा, ये वाला एक्ट भी। अब नेक्स्ट जो एक्ट है आपका वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, ये अधिनियम भी भारत के संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। तो देख लेते हैं इसके प्रावधान क्या क्या हैं। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को भी शासन में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अधिनियम में जो क्रांति हुई इस चीज़ पर चिंतन किया गया कि जो 1857 की क्रांति थी वो एक्चुअली क्यों हुई, उनके असंतोष को, जो भारतीयों का असंतोष था अंग्रेजी राज के विरुद्ध, उसको कम करने के लिए क्या निर्णय लिया गया कि भारतीयों को भी अब जो कानून बनाने का जो भी था, शासन में जो भी चीज़ें होती हैं उनमें उनको शामिल किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है कि इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी स्थान दिया जाने लगा। अब जो कानून बनाने की प्रक्रियाएं होती थी उनमें भारतीयों को स्थान दिया जाने लगा। ठीक है, अतः 1861 का एक्ट भारतीय राजनीति व संवैधानिक निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीयों को भी अब उसमें स्थान देना शुरू हो गया था। ठीक, तो भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में कानून बनाने वाली परिषद में शामिल किया जा गया। अब देखिए, शामिल तो कर दिया गया, लेकिन किस क्रम में, किस रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। अब जो गैर सरकारी सदस्य होते थे वो मतलब उनका कोई बहुमत नहीं होता था। किसी टॉपिक पे अगर विचार चल रहा होगा तो उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता था, क्योंकि बहुमत तो फिर ब्रिटिशर्स का ही होता था ना, ब्रिटिश अधिकारियों का। तो ये सिर्फ मतलब संख्या को बढ़ाने के लिए कि लगे भारी तौर से कि भारतीयों को भी यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उसके लिए ये काम किया गया था। ठीक है, अब ये जो प्रतिनिधित्व था तो सबसे पहले इसमें बनारस और पटियाला के राजा को शामिल किया गया था प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो इसमें कानून आता है वो है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो 1892 यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस नियम में कुछ प्रावधान थे वो देख लेते हैं। इस नियम में जो प्रावधान थे वो थे कि केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, अब संख्या तो बढ़ाई, गैर सरकारी सदस्य कौन थे, भारतीय। ठीक है, और सरकारी सदस्य कौन थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे या लोग थे वो सरकारी थे। ठीक है, मतलब वो सरकारी माना जाता था उनको, तो इनकी संख्या बढ़ाई गई। ठीक,
और सिर्फ संख्या बढ़ाई गई, बहुमत नहीं मिलता था इनको, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु चुनाव का प्रावधान किया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या हुआ कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, यानी जो भारतीय सदस्य, पहले तो यहाँ देखो अपनी मर्जी से, इस वाले एक्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अपनी मर्जी से जो वॉइस रॉय था उसके पास इतनी पावर थी, क्योंकि वो ब्रिटिश राज का प्रतिनिधि था, वो किसी भी राजा को एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे शामिल कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होने लगा, चुनाव होने लगा इसके लिए कि चुनाव कर सकते हैं, परोक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रूप से इसके लिए क्या होने लगे, चुनाव होने लगे, और चुनाव के द्वारा ये तय किया जाता था कि कौन सा राजा इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। अब मिलते हैं आपको इसी कड़ी में जो नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट एक्ट्स के साथ।